हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो है तत्वों के निष्कर्षण का सामान्य सिद्धांत। इस चैप्टर के हम 50 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं और उन्हीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे जो 100% यहीं से पूछने के आपके चांसेज है जी। याद रखेंगे, इससे बाहर इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव तैयार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 100% तैयार कर लेना है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इस चैप्टर का हम टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, अब वो भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं, मतलब इस बार एग्जाम देने वाले हैं, वो सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हमसे पूछा जा रहा है कि ऑक्साइड अयस्क कौन है। हेमेटाइड है, सिडेराइड है या मैग्नेटाइड है, सिडेराइड है या हेमेटाइड है या सभी है। मैं आपको बता दूं, लोहे का जो ऑक्साइड अयस्क होता है वो मैग्नेटाइड होता है, तो ये भी है सही जी। सिडेराइड भी होता है और हेमेटाइड भी होता है। इसका मतलब हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये सभी क्या हो जाएंगे, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क हो जाएंगे। तो ये हमारा सभी आंसर, ये तीनों नहीं, ये सभी, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला आता है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। मतलब प्रगलन विधि में धातु के जो ऑक्साइड है, धातु के ऑक्साइड में अपचयन में प्रयुक्त होता है, वो कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है, कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है या सल्फर होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होने वाले जो क्या है जी, कार्बन होता है। मतलब प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होने वाला जो तत्व होता है वो कौन होता है? कार्बन होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अमोनिया को सुखाया जाता है। तो जब अमोनिया को सुखाया जाता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के द्वारा सुखाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित में कौन उत्प्रेरक उपयुक्त होता है। मतलब हैबर विधि में जब हम अमोनिया का उत्पादन करते हैं, अमोनिया को निर्माण करते हैं, तो उसमें कौन से उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे Fe और मोलिब्डेनम, ठीक है ना। Fe उत्प्रेरक और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक की उपस्थिति में हम क्या कराते हैं? इनकी क्रिया कराते हैं, जिससे अमोनिया NH3 का निर्माण हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला आता है कि जिसमें दो अलग अलग धातुएं उपस्थित होती हैं वो अयस्क है। मतलब इसमें ये हमसे पूछा जा रहा है कि जिसमें दो अलग अलग धातुएं उपस्थित होती हैं वो अयस्क कौन है? हेमेटाइड है, गैलेना है, मैग्नेटाइड है या कॉपर पाइराइड है। तो आप याद रखेंगे कौन है जी? तो वो है हमारा कॉपर पाइराइड। क्या है? कॉपर पाइराइड अयस्क है जी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में विद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है? लोहे में, लेड में, सिल्वर में या सोडियम में। तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित धातुओं में किसके निष्कर्षण में विद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है? लोहे में तो ना जी, लेड में ना जी, सिल्वर में ना जी। तो हमारा क्या बच गया? सोडियम में। याद रखेंगे आप, सोडियम में क्या होता है? सोडियम में क्या होता है? विद्युत धातुकर्म का उपयोग होता है जी। अगला आता है निम्नलिखित में कौन धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? सामान्यतः मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है? कॉपर है, Au सोना है, एल्यूमिनियम है या Fe है। तो याद रखेंगे हमारा यहाँ पे ये जो आपका Au दिखाई दे रहा है, जिसे हम सोना कहते हैं, सोना एक क्या है? सोना एक क्या है जी? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला क्या है? एक तत्व है।
एक प्लेटिनम भी होता है पीटी, ठीक है ना, वो भी मुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। अगला आता है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। तो साइनाइड विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एजी के लिए, सिल्वर के लिए किया जाता है जी। सिल्वर प्रक्रिया के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा धातु से अवरक्त करने की क्रिया कहलाती है प्रगलन, भर्जन, निस्तापन या निर्छालन। तो याद रखेंगे प्रगलन। इसमें हम क्या करते हैं, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु को अवरक्त करने की क्रिया कहलाती है जो है प्रगलन। प्रगलन विधि द्वारा कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हम करते हैं। पाइरोलूसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। पाइरोलूसाइड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का है, जिंक का है, लोहा का है। तो मैग्नीशियम का है, ठीक है ना। पाइरोलूसाइड किसका अयस्क है जी, तो मैग्नीशियम का है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्त, सभी को आपको याद रखना है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है कि मैं आपको समझाकर याद करा दूं। इन सभी को आपको देखते हुए चलना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। अब प्लस हम अंत में आपको बता देंगे इन सब का पीडीएफ कैसे मिलेगा, क्या होगा, ठीक है ना। 11th क्वेश्चन हमारा है, विद्युत अपघटन द्वारा आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत अपघटन पर आधारित कोई भी शुद्ध अशुद्ध धातु, अशुद्ध इम्प्यूरिटी, अशुद्ध धातु को शोधन करने की जो प्रक्रिया, अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विद्युत शोधन कहलाता है। क्या कहलाता है जी, विद्युत शोधन कहलाता है। अगला आता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु को उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराने पर प्राप्त होती है। यहां पे हमसे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड से कराने पर क्या होता है, विलयन कराने पर क्या होता है, विलयन से कराकर प्राप्त किया जाता है। तो वो कौन सा प्राप्त किया जाता है जी, ये हमें बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु को उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त किया जाता है। क्रोमियम, सिल्वर। जो सिल्वर है ना, यही वो धातु है जिसके अयस्कों की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड से कराने पर क्या होता है, ये विलयन में प्राप्त होता है। अगला आता है, हूप की विधि के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शोधन किया जाता है। हूप की विधि के द्वारा किस धातु का शोधन किया जाता है, तो एल्यूमिनियम का शोधन किया जाता है। हूप की विधि के द्वारा किसका, एल्यूमिनियम का शोधन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन की क्रिया के द्वारा नहीं किया जाता। तो सोडियम का तो विद्युत विच्छेदन के द्वारा किया जाता है, मैग्नीशियम का भी किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी किया जाता है, Fe का नहीं किया जाता जी। तो Fe क्या हो जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कौन से धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन के द्वारा नहीं किया जाता। तो इस सोडियम का विद्युत विच्छेदन द्वारा किया जाता है, मैग्नीशियम का भी किया जाता है, एल्यूमिनियम का भी। Fe है, इसका नहीं किया जाता। इसको कौन से धातु के द्वारा Fe का निष्कासन किया जाता है। अगला आता है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइडों के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में हमसे पूछा जा रहा है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइडों के अपचयन में प्रयुक्त किया जाता है, तो वो किसको प्रयोग किया जाता है, कार्बन का प्रयुक्त किया जाता है। अगला आता है, वात्याभट्टी में निम्नलिखित में किसके ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो याद रखेंगे, आर्गान के ऑक्साइड का क्या होता है,
आर्गान के ऑक्साइड का अपचयन होता है, मतलब ए करेक्ट हो जाएगा। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम अयस्क कहते हैं। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम अयस्क कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है? सभी अयस्क खनिज होते हैं, बिल्कुल ये सही बात है जी। सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज अयस्क होते हैं ना, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। सभी खनिज अयस्क कैसे हो सकते हैं? सभी क्षारक भास्म होते हैं ना जी, इनमें से सभी ना जी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होता है। सभी खनिज जो होते, सभी अयस्क जो होते हैं ना वो खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं पर खनिज अयस्क नहीं हो सकते, क्योंकि खनिजों में इम्प्योरिटी भी पाई जाती है, पर अयस्क जो होते हैं उनमें इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती है। तो खनिजों से ही तो प्राप्त होता है अयस्क ना। अगला आता है, निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है? तो यहाँ पे जिंक ब्लेंड, ये जिंक का ही अयस्क है, तो ये नहीं होगा क्योंकि अयस्क नहीं ये पूछा गया है। केलेमाइड भी तो जिंक का अयस्क है, जिंकाइट भी तो जिंक का अयस्क है। बॉक्साइट जो है ना ये जिंक का अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कॉपर का मुख्य अयस्क है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन सा है? कॉपर ग्लास जो होता है ना वो कॉपर का मुख्य अयस्क होता है। कॉपर ग्लास कॉपर का मुख्य अयस्क। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, कौन है जी? सिडेराइड है, हेमेटाइड है, पाइरुलटाइड है या बॉक्साइड है? निम्नलिखित लोहे का मुख्य ऑक्साइड है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड है, कौन हो जाएगा? लोहे का मुख्य ऑक्साइड क्या हो जाएगा? हेमेटाइड। मुझे लग रहा है हेमेटाइड आपका आंसर हो जाएगा। लोहे का जो मुख्य अयस्क होता है ना वो क्या होता है? हेमेटाइड होता है, ठीक है ना। हेमेटाइड करेक्ट है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन है ना, कॉपर Cu का, तो कॉपर धातु का जो शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो हमें पता है विद्युत अपघटनीय शोधन के द्वारा, शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। लोहे का मुख्य अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क क्या है जी? मैग्नेटाइड है, सिडेराइड है, हेमेटाइड है या सभी? तो ये सभी हो जाएगा, मतलब डी ऑप्शन। लोहे का मुख्य अयस्क है, मैग्नेटाइड भी है, सिडेराइड भी है, हेमेटाइड भी है, तो सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण सांद्रण किया जाता है, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। फैन उत्प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। मालाकाइट अयस्क है, मालाकाइट अयस्क होता है लोहे का, कॉपर का, जिंक का या हमारा सिल्वर का। तो मालाकाइट जो अयस्क होता है वो क्या होता है जी? वो हमारा मालाकाइट जो अयस्क होता है वो कॉपर का अयस्क होता है, Cu का अयस्क होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए जो हमने अभी बताया था, प्रकृति में कौन पाया जाता है? एक तो सोना पाया जाता है, एक तो Pt प्लेटिनम पाया जाता है। तो यहाँ पे सोना हमारा दिखाई दे रहा है ऑप्शन, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही तो है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है ना, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कौन एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन है? बॉक्साइड है, क्रायोलाइट है या फेल्सपार है या मालाकाइट है? तो याद रखेंगे एल्यूमिनियम का तो बॉक्साइड होता है ना। एल्यूमिनियम जो Al है, एल्यूमिनियम का जो Al, एल्यूमिनियम का जो मुख्य अयस्क होता है वो बॉक्साइड होता है। डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है, डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है?
एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम या CO। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? तो कार्बन तो पाया जाता है ना, डोलोमाइट खनिज में कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है जी? डोलोमाइट खनिज में क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त होता है, ठीक है ना। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, ऑक्साइडों के अपचयन में संयुक्त होता है, वो कौन होता है? एल्यूमिनियम होता है, कार्बन होता है, मैग्नीशियम होता है या CO होता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो है कार्बन, ठीक है ना। कार्बन ही है जो क्या होता है? धातु के ऑक्साइडों के अपचयन में संयुक्त होता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है जी? कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है CuFe2S होता है ना, Fe2S होता है। कॉपर पाइराइड का जो सूत्र होता है Cu, ठीक है। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है? CuFeS2 होता है ना। यहाँ पे सब गलत लिखा गया है, ये यहाँ पे 2 होगा, अब ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉपर पाइराइड का सूत्र पूछा जा रहा है, CuFeS2 होता है, ये कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है अयस्क में उपस्थित शुद्ध को कहते हैं। अयस्क में उपस्थित जो शुद्ध को कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अयस्क में उपस्थित जो शुद्ध पदार्थ होते हैं उन्हें गैंग कहते हैं। विद्युत अपघटन पर आधारित किसी अशुद्ध धातु के शोधन की प्रक्रिया कहलाती है। अशुद्ध धातु को शोधन करने की प्रक्रिया विद्युत शोधन कहलाती है, ये बात हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है निर्छालन द्वारा अयस्क का किया जाता है। निर्छालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण किया जाता है। निर्छालन द्वारा अयस्क का सांद्रण किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि में एल्यूमिनियम कार्य करता है ऑक्साइड का, अवकारक का, द्रावक का या उत्प्रेरक का। तो एल्यूमिनियम अवकारक का कार्य करता है। क्या एल्यूमिनोथर्मिक विधि में क्या होता है? एल्यूमिनियम जो होता है Al, ये क्या होता है? ये कार्य करता है, अवकारक का कार्य करता है। अगला आता है गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना याद रखेंगे, गैलेना याद रखेंगे Pb का अयस्क होता है, Pb का अयस्क होता है। अगला आता है यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, एक तो हमने बताया है सोना Au पाया जाता है, एक है प्लेटिनम पाया जाता है। तो यहाँ पे सोडियम नाजी, लोहा नाजी, जिंक नाजी, प्लेटिनम। तो या तो सोना दे या तो प्लेटिनम दे, यही हमारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? कौन सी धातु है जी जिसको विद्युत विच्छेदन से प्राप्त किया जाता है? तो वो कॉपर है, जिसको विद्युत विच्छेदन से हम प्राप्त करते हैं। अगला आता है गैंग ऑफ फ्लक्स मिलकर बनाते हैं। गैंग ऑफ फ्लक्स मिलकर क्या बनाते हैं? स्लिंग का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं जी? तो याद रखेंगे गैंग ऑफ फ्लक्स मिलकर किसका? स्लिंग का निर्माण करते हैं। कॉपर पाइराइड अयस्क है। कॉपर पाइराइड किसका? कॉपर का ही तो अयस्क है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? तो विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा किसको शुद्ध किया जाता है? तो यह हमको याद रखना है, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा कॉपर को शुद्ध किया जाता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कासित होता है। एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा किसका निष्कासन होता है? किसका निष्कर्षण होता है?
एल्मिनोथर्मिक विधि द्वारा क्रोमियम का निष्कासन होता है, ठीक है ना। एल्मिनोथर्मिक विधि द्वारा किसका? क्रोमियम का निष्कासन होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है केसीटेराइड अयस्क है। केसीटेराइड अयस्क है मैग्नीशियम का, निकिल का, एसबी का या एसएन का। तो केसीटेराइड अयस्क जो होता है वो एसएन का होता है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है किसके धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। किस धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई थिंक कॉपर का जो है ना, कॉपर धातु, इसके मुझे लगता है, ठीक है ना। किस धातु कर्म में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? कौन है जी? ऐसी जी पारा हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, पीबी या लोहा Fe हो जाएगा। Fe ही हो जाएगा, Fe। अगला आता है निम्नलिखित में से कार्बोनेट अयस्क है। कार्बोनेट का अयस्क है, कौन है जी? मेलेकाइट। मेलेकाइट क्या होता है? कार्बोनेट का अयस्क होता है। अगला आता है पायराइड को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है। पायराइड को गर्म करके सल्फर का निष्कासन, पायराइड को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है? भर्जन कहलाता है ना। पायराइड को गर्म करके सल्फर का निष्कासन प्रगलन या भर्जन? पायराइड को गर्म करके क्या? पायराइड को गर्म करके सल्फर का निष्कासन क्या कहलाता है? प्रगलन या भर्जन? तो भर्जन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिनेबार कहा जाता है। HgS को सिनेबार कहा जाता है। सिल्वर युक्त अयस्क है। सिल्वर युक्त जो अयस्क होता है वो सिल्वर ग्लास होता है। सिल्वर युक्त जो अयस्क होता है वो सिल्वर ग्लास होता है। और कौन सी धातु को उसके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता? कौन से धातु को उसके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता? यहाँ पे कह रहा है ना कि विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसके लवण के विलयन में विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता? सिल्वर है या कॉपर है या सोना है, कॉपर है या एल्यूमिनियम है? तो कौन है जी? तो यहाँ पे देखिए जो एल्यूमिनियम है ना, ये एक ऐसा धातु है जिसको उसके लवण के विलयन के वैद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता, एल्यूमिनियम। तो ये था हमारा सबसे पहली बात। तो 49 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको हमने बताने का, समझाने का, सिखाने का प्रयास किया है। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इन सभी को आपको याद करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई दूसरा ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं आप याद कर लें। मैं यही कहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का लिंक हमने दे दिया है, तो वहाँ से आप चाहें तो आप क्लिक करके सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कह दूं कि देखिए अगर बिहार बोर्ड की स्टूडेंट है, सीरियस होकर अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या चीज़? क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट हैं वो, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको PDF नोट्स ज़रूर ले लेना है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं सक्सेस नोट्स, ये PDF नोट्स हम आपको दे रहे हैं। देखिए क्या क्या हम दे रहे हैं, सबसे पहले फिजिक्स और दूसरा हम केमिस्ट्री, ये दो सब्जेक्ट का हम फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स दे रहे हैं। फिजिक्स में टोटल आपके 15 चैप्टर, केमिस्ट्री में टोटल आपके 16 चैप्टर, अगर दोनों को ऐड करें तो 31 चैप्टर हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं इन दोनों का PYQ और PYQ
मतलब सिंपल सी बात करें PYQ प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात करें तो फिजिक्स के जितने भी फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके इंपॉर्टेंट जो VBI सब्जेक्टिव हैं उसका भी नोट्स दिया जाएगा, और VBI जो ऑब्जेक्टिव हैं, VBI ऑब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव हैं, इन दोनों का आपको नोट्स दिया जाएगा। 31 चैप्टरों का पहले आपको सब्जेक्टिव नोट्स देंगे, फिर 31 चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव देंगे। तो इस तरीके से इन सभी का चैप्टर वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 6ठा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखा, तो इसी प्रकार प्रत्येक चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, सब्जेक्टिव मिल जाएगा ओनली 199 में। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरी कंप्लीट नोट्स हम दे रहे हैं, जिसमें हम आपको सब इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहे हैं, जिससे आप पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम में लगभग मैं कह सकता हूं कि एक बहुत ही अच्छा नंबर इस कोर्स पर पाएंगे और टॉपर की तरह पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। तो नीचे नंबर है, तुरंत मैसेज कर लीजिए और वहाँ पे कहिएगा सर मैं बिहार बोर्ड का इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, ऐसे ही आप कह देंगे, वहाँ पे स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही व्हाट्सएप पर आपको पूरा नोट्स है वो सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।